हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 के लास्ट वीडियो के अंदर हमने एम्पियर सर्किट लॉ और सोलेनोइड कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं और हमारे पास टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। कि किसी चार्ज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा या फोर्स किस किस पे डिपेंड करने वाला है, हमें फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो इसके अंदर हम बात करते हैं डायग्राम क्या होने वाला है कि मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, इस तरीके से इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस होती है। ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी कंसीडर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे। तो यहां पे मैंने ये मान लिया कि आपके पास ये क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर हमने थ्रो किया। तो अगर आप देखोगे कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो ये थीटा के साथ वाली लाइन तो क्या बन जाएगी, v cos थीटा। और इस cos थीटा से परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है, v sin थीटा। आया समझ में। तो यहां पे देखो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगने वाला है वो फोर्स इन सब में किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करेगा। एक तो देखो फोर्स डिपेंड करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे कि कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने थ्रो किया। सेकंड, जो चार्ज की वैल्यू पे भी क्या करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, यानी चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और तीसरा, वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, v sin थीटा पे डिपेंड करने वाला है। यानी यहां पे लिखोगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है चार्ज पार्टिकल को वो डिपेंड करेगा सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू पे, फिर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा पे डिपेंड करेगा। हमारे पास तीन इक्वेशन आई कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, इक्वेशन नंबर 1, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो यहां पे हमारे पास आएगा कंबाइन ऑल थ्री इक्वेशंस। और जैसे तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है और यहां पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आने वाला है क्या, k। और ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा k q b v sin थीटा। क्लियर है यहां तक। और यहां पे अगर आप देखोगे k की वैल्यू क्या होने वाली है तो आपके पास देखो फोर्स का फॉर्मूला आया था, वो आया था k q b v sin थीटा। k यहां पे है क्या, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और k की वैल्यू यहां पे जो होने वाली है, k की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 1। यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा q b v sin थीटा। इतना फोर्स क्या होने वाला है चार्ज पार्टिकल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होने वाला है, लगने वाला है। Q क्या है, चार्ज की वैल्यू, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, V क्या होने वाली है, वेलोसिटी, और थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी के बीच का कितना एंगल है या कितने एंगल पे आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, यानी ये थीटा। यहां से अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इन वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकते हो। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा कब आता है, साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एंगल किस किस के बीच में था, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को क्रॉस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास f वेक्टर आ जाएगा q और यहाँ पे देखो सबसे पहले वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का क्रॉस होगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आप पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। और अगर आप इनको वापस ओपन करोगे क्रॉस को तो क्या आने वाला है, वी बी साइन थीटा या बी वी साइन थीटा, वो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स। बताओ क्लियर है। इसके कुछ केसेस करते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं।
फर्स्ट केस है कि मैंने कहा कि मान लो कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया गया है। पैरेलल का मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यानी इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे थीटा को इस फॉर्मूले के अंदर, तो साइन 0 कितना होता है, 0, यानी फोर्स कितना लगने वाला है चार्ज पार्टिकल पे, 0 ही लगने वाला है। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू बी वी साइन 0, और साइन 0 कितना होगा, 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। यही सेकंड केस बनने वाला है कि चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, आपका चार्ज पार्टिकल थ्रो किया गया है। तो यहां पे सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल टू दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल क्या एंटी पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो b और v के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ पे आप साइन 180 देखोगे तो साइन 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है। यानी एंटी पैरेलल के केस में भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी वी साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो फोर्स विल बी 0। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को आपने परपेंडिकुलर थ्रो किया है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपने इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, इसके एग्जैक्ट आपने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे देखो केस 3 की बात करते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर आपके पास थीटा कितना होगा वो 90 डिग्री होगा, तो एफ कितना आ जाएगा, क्यू बी वी साइन 90, और साइन 90 कितना होगा, 1। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आने वाली है क्यू बी वी, और ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम फोर्स। कैसा होगा, मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है। क्लियर है। फोर्थ केस है कि अगर मान लो आपने किसी न्यूट्रॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब उसका चार्ज कितना है, 0, तो चार्ज की वैल्यू ही 0 है, तो क्यू 0 है तो एफ भी क्या लगेगा, 0 लगेगा। फोर्थ केस की बात करते हैं, इफ ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, क्यू कितना होगा, 0, और क्यू 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और एक फिफ्थ केस की बात करते हैं कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल तो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, वो स्टेशनरी है, मतलब वो फिक्स जगह रखा हुआ है, तो वो मूव नहीं कर रहा, और मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी यहां पे हम फिफ्थ केस की बात करते हैं, केस 5, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, फिक्स रखा हुआ है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी 0 है, तब भी फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आप क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करते हो, तो फोर्स कितना लगेगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखोगे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने इसको क्या लिखा था, क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी पहले आएगी, वेलोसिटी का क्रॉस होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आप उल्टा कर देते हो तो माइनस में आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे इसके अंदर हमने कुछ केस किया कि अगर मान लो थीटा 0 है तो थीटा 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, फोर्स 0 लगेगा, 180 पे भी 0 लगने वाला है। अगर थीटा 90 है, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हो तो फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। फोर्थ केस था कि अगर आपका चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, चार्ज 0 है तो फोर्स लगना ही नहीं है। और फिफ्थ केस है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी उसकी 0 है, स्टेशनरी है, तब भी फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा।
तो जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है क्यू बी वी साइन थीटा। बताओ क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं और ये हमारे पास है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे और हमने अभी पढ़ा है कि जैसे थ्रो करेंगे चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या करेगा, उसकी मोशन चेंज कर देगा। तो देखो मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो ये मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस आ रही है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी है इसकी, बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, किसी क्यू चार्ज को सेम v वेलोसिटी से थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला कि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज को मैंने क्या किया, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के ऊपर थ्रो किया। जैसे ही आप थ्रो करोगे वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको लिख दिया vx, या फिर मान लो v1। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस तरीके से, इसको बोलेंगे v2, कितना, v sin थीटा। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। तो यहां पे मोशन कैसे करने वाला है चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होने वाली है कि आपने क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हुए v cos थीटा, दूसरा हुआ v sin थीटा, और इनका रिजल्टेंट क्या है v। यहां से अगर आप देखोगे तो जो चार्ज पार्टिकल यहां पे मूव करने वाला है वो कौन से मोशन में जाएगा, वो हेलिकल मोशन में जाएगा। हेलिकल मोशन इस तरीके से कौन से पाथ को फॉलो करने वाला है, हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव करने वाला है। कैसे, क्या वजह है हेलिकल में जाने की, तो अगर आप देखोगे कि v sin थीटा तो क्या कर रहा होगा, v sin थीटा की वजह से तो फोर्स लग रहा है, तो v sin थीटा तो इसको सर्कुलर पाथ में लेके जाएगा, और v cos थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये इसको क्या कराएगी, स्ट्रेट मूव कराएगी। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर पाथ के अंदर तो किसकी वजह से जा पा रहा है, v sin थीटा की वजह से, और ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वो किसकी वजह से कर पा रहा है, v cos थीटा की वजह से। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कि भाई सर्कुलर मोशन भी हो रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रही है, और दोनों कंबाइंड इफेक्ट क्या दे रही है, हेलिकल मोशन दे रही है, हेलिकल पाथ दे रही है। समझ में आया यहां पे कि हमने क्या किया, वी रिजोल्व वेलोसिटी इन देयर कंपोनेंट्स। सबसे पहला हमारे पास आया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नाम दिया हमने v1, और v1 कितना है, वो है v cos थीटा, यही था। सेकंड हमारे पास हमने निकाला वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, v2, जो कि होगा v sin थीटा। v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है कौन सी मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, और v sin थीटा क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और वही मैग्नेटिक फोर्स इसको कौन से पाथ में मूव कराएगा, सर्किल के अंदर घुमा देगा, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर straight line motion and v sin theta is responsible for circular motion and combined effect of both we get helical motion। क्लियर है यहां तक। यहां से अगर आप देखोगे कि यहां पे लिख देते हैं, ये तो कौन से मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वी गेट, कौन सी मोशन होने वाली है, हेलिकल मोशन होने वाली है, वो एंड में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके अंदर हमें कुछ चीजें निकालनी है। क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे मोशन जो कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मोशन भी कर रहा है। अब सर्कुलर किसकी वजह से कर रहा है, v2 की वजह से, v sin थीटा की वजह से। ठीक है, तो इस सर्किल की रेडियस क्या होने वाली है, कितनी रेडियस का सर्किल बनाने वाला है, एक सर्किल का ऑसिलेशन कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है, फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, इन सब की हमें क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहां तक समझ में आया। ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, और सर्किल के लिए कौन सी वेलोसिटी है, v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है, v2 रिस्पॉन्सिबल है, यानी v2 ही क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। और हमें बात भी यही करनी है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ।
सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होने वाली है। तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में जा क्यों रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वी साइन थीटा पे, यानी वी साइन थीटा की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल कितना लगने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, वो लगने वाला है क्यू बी वी साइन थीटा को हमने क्या नाम दे रखा है, V2, तो क्यू बी V2, इक्वेशन नंबर 1। ये तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, और इसी फोर्स की वजह से वो कौन से पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा, फिक्स सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो नेसेसरी यहां पे लिख सकते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेसेसरी क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। कितनी वेलोसिटी से सर्किल में घूम रहा है, v2 से, v sin थीटा से, तो mv2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ भी है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में घूमेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, m उसका मास होगा पार्टिकल का, v वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और r सर्किल की रेडियस होगी। और इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास आ जाएगा mv2 का स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू qbv2, और ये एक v2 से तो v2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r इधर ले जाएंगे तो qb कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी आपके पास रेडियस इसकी आ जाएगी mv2 अपॉन में qb इज इक्वल टू r, यानी रेडियस क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आया समझ में। इसके ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपको आना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है कि जो एक सर्किल कवर करने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगने वाला है चार्ज पार्टिकल को। तो हमें एक्चुअल में वैल्यू किसके निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है टाइम पीरियड की। तो यहां पे देखो, सेकंड हमें किसकी बात करनी है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड बात करनी है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लिख देता हूं, टाइम क्या होने वाला है, टाइम होने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप देखोगे चार्ज पार्टिकल सर्किल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सर्किल की सरकमफेरेंस कैपिटल T इक्वल्स टू डिस्टेंस तो क्या होने वाली है 2πr, और किस स्पीड से सर्किल में जा रहा है, v2 से। ये हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। और r की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, mv2 अपॉन qb, तो r की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं r इक्वल्स टू, हमें पता है mv2 अपॉन क्या आने वाला है, qb। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π mv2 अपॉन qb, और डिवाइड में क्या है v2, और v2 से v2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा 2πm, और डिवाइड में क्या आ जाएगा qb। ये क्या आने वाला है, टाइम पीरियड आने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टाइम पीरियड की 2πm अपॉन में qb। ये टाइम पीरियड लगने वाला है चार्ज पार्टिकल को अपना एक ऑसिलेशन या एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा लगाने में। क्लियर। अब हमें बात करनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो देखो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या होती है, 1/t। t हमें पता है कितना है, 2πm/qb। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ t कर दो, कितना आ जाएगा, qb अपॉन 2πm। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके अंदर फोर्थ हमें बात करनी है, फोर्थ हमारे पास आएगा, वो आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं ओमेगा। ओमेगा आपका क्या होने वाला है, ओमेगा होने वाला है, ये होगा 2π न्यू या 2π/t। अब देखो 2π और न्यू हमें पता है कितना, qb अपॉन 2πm। तो यहां से न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाएगा, और ये होगा qb अपॉन 2πm।
2 पाई से तो 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी क्यू बी बाई एम। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, बी क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एम क्या होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर 4 चीजों की बात करी कि हमें पता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करोगे तो वो हेलिकल मोशन करने वाला है। हेलिकल का मतलब सर्किल में भी घूमेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन भी करेगा। सर्किल में जब घूमेगा तो सर्किल की हमने सबसे पहले तो रेडियस निकाली, सर्किल की रेडियस हमारे पास आ गई कितनी, mv2 अपॉन क्यूबी। रेडियस आ गई तो एक चक्कर पूरा लगाने का टाइम पीरियड निकाल लिया, 1 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड आ गया क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। फिर टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 1/t होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 2 पाई न्यू हमने निकाल लिया। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो हमें पता है कि मैंने बताया था कि v साइन थीटा तो रिस्पॉन्सिबल कौन से मोशन के लिए होगा, सर्कुलर के लिए, और v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको कौन सी मोशन देने वाला है, वो देने वाला है हेलिकल मोशन या हेलिकल पाथ। ये आया समझ में कि आपके पास 2 वेलोसिटी है, दोनों में एक स्ट्रेट लाइन मोशन दे रही है, एक सर्कुलर दे रही है, और दोनों मिलकर क्या देगी, हेलिकल मोशन देने वाली है। अब इसके अंदर देखो स्पेशल केस हमारे पास क्या होने वाले हैं कि नोट 1 मैंने कहा कि मान लो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे थ्रो किया गया है, पैरेलल थ्रो किया गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही थ्रो किया गया है। तो केस 1 बनेगा इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास एक कंपोनेंट तो क्या था, v1, v cos थीटा। अगर आप v cos थीटा निकालोगे यानी v cos 0 करोगे तो cos 0 कितना होगा, 1, यानी v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v ही आने वाला है। क्लियर है, cos 0 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1, तो v इंटू 1। यही अगर आप v2 निकालोगे तो v2 कितना होगा, v sin थीटा, और sin थीटा कितना है, 0, तो v sin 0, sin 0 कितना होता है, 0, तो v2 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये कह रहा है कि v1 तो v आएगा बट v2 क्या होने वाला है, 0। तो अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे कि v1 तो कितना है, v, यानी v1 के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मिल रही है बट ऊपर की डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब सिर्फ इधर ही जाने वाला है चार्ज पार्टिकल कि भाई आपका v sin थीटा 0 हो जाएगा तो सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमेगा। v cos थीटा की वेलोसिटी से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी इसी डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि हमारे पास वैल्यू किसके आने वाली है, सिर्फ v cos थीटा की आने वाली है, v sin थीटा नहीं आने वाला। और v sin थीटा नहीं आएगा तो सर्कुलर मोशन तो नहीं करने वाला। v cos थीटा की वजह से क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो हम लिख सकते हैं सो इट्स मोशन बिकम्स स्ट्रेट ओनली, मोशन बिकम्स स्ट्रेट ओनली। आया समझ में कि आपके पास अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया गया है तो उसकी मोशन क्या होगी, v sin थीटा तो 0 हो जाएगा, v cos थीटा रहेगा, और v cos थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। यही अगर सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है तो केस 2, इफ चार्ज पार्टिकल is thrown perpendicular to the uniform magnetic field, कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया है तो थीटा कितना है, 90 है। तो अगर आप देखोगे v1 तो कितना है, v cos थीटा cos 90 0 होता है तो v1 तो 0 हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं होने वाली भाई, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे v2 कितना है, v sin 90 का मतलब 1, तो v2 की वैल्यू क्या आने वाली है, v, मतलब सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी आने वाली है। वर्टिकल का मतलब सीधा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा,
मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो किस में लेके जाएगा इसको, सर्कुलर पाथ के अंदर। यानी v sin थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगी, मोशन क्या होगी, सर्कुलर ओनली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो पार्टिकल की मोशन क्या होगी, इट्स मोशन बिकम्स सर्कुलर ओनली। बताओ यहां तक आया समझ में। तो देखो मोस्टली वो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन देते हैं और वो बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं। तो हम इतना देखते ही हम क्या करते हैं, हम पाथ ऑप्शन टिक कर देते हैं हेलिकल मोशन का। हम आगे देखते ही नहीं है कि वो एक्चुअल में कैसे थ्रो कर रहा है। अगर पैरेलल थ्रो कर रहा है तो पैरेलल थ्रो कर रहा है तो मोशन सिर्फ क्या होगी, स्ट्रेट ओनली होगी। अगर परपेंडिकुलर थ्रो कर रहा है तो उस केस के अंदर मोशन क्या होने वाली है, सिर्फ सर्कुलर होने वाली है, एक ही सर्किल पे घूमता रहेगा। कि अगर आप देखोगे अगर पैरेलल थ्रो कर रहे हैं तो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हैं तो एक ही सर्किल पे घूमता रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट तो है ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक ही सर्किल के ऊपर वो अपने चक्कर लगाता रहेगा। बट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के अलावा कुछ होगी, 30 होगी 60 होगी, तो उसमें कोस थीटा भी आएगा साइन थीटा भी आएगा, तब मोशन क्या होगी, हेलिकल होगी। तो ये दोनों केस आपको याद होने चाहिए कि थीटा की वैल्यू 0 है, पैरेलल है, या फिर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। बताओ क्लियर है यहां तक। और हमने 4 चीजों की बात करी, सर्कुलर पाथ का रेडियस भी निकाला, टाइम पीरियड भी निकाला, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी बात करी। और v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वी विल गेट हेलिकल मोशन। बताओ क्लियर है यहां तक। ये आपके पास मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि आपके पास देखो थंब है, फर्स्ट फिंगर है और सेंटर फिंगर है, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मतलब एक एक्स में हो, दूसरा वाई में हो, तीसरा क्या हो, जेड में हो। 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड ही क्या होती है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से आपको तीनों को स्ट्रेच करना है। थंब, फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर और ये सेंटर फिंगर तीनों को क्या करना है, हमें स्ट्रेच करना है, तीनों परपेंडिकुलर हो। थंब देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फर्स्ट फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, और आपकी सेंटर फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। और देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है किसके लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड भी सेम होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि आपके पास तीनों परपेंडिकुलर हो। थंब देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड देगी फर्स्ट फिंगर, और सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट देगी। बट लेफ्ट का यूज किया जाता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, और राइट का यूज किया जाता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, जो हम जनरेटर में यूज करते हैं। क्लियर है। तो यहां पे हमें किसकी बात करनी है, लेफ्ट की। तो लेफ्ट के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन आएगी, आपको करंट की डायरेक्शन आपको गिवन आएगी। इन दोनों को, फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर को उन दोनों डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, थंब अपने आप किसकी डायरेक्शन दे देगा, फोर्स की डायरेक्शन आपको दे देगा। क्लियर है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर को आप मिडल फिंगर भी बोल सकते हो, एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट फिंगर किसके डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। आया समझ में। यानी आपके पास फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देने वाली है, मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देने वाली है, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। ये आपके पास फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल। बताओ क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि मान लो आपको गिवन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड आपका किसमें है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, पॉजिटिव एक्स के अंदर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट जो फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है आपका पॉजिटिव वाई के अंदर, पॉजिटिव वाई के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, फोर्स की क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ मत करो, डायग्राम बना लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बोल दिया पॉजिटिव एक्स है, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव वाई है, ये नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई होगा, और ये आपका नेगेटिव एक्स होगा। और इसके साथ हम क्या बना लेते हैं, जेड भी बना लेते हैं। ये देखो ये होगा आपका नेगेटिव जेड इनवर्ड, और ये आउटवर्ड क्या होगा आपका पॉजिटिव जेड। आपको देखो इन दोनों को देख के पता तो लग रहा है
कि जेड ही होने वाला है, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो कैसे पता लगाएंगे कि भाई तीनों चीजें क्या होनी है, परपेंडिकुलर होनी है, यानी एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, तीसरा जेड में होगा। ये एक एक्स में दे रखा है, दूसरा वाई के अंदर दे रखा है, तो तीसरा जेड में ही होना है, बट पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है वो हम कैसे बताएंगे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो कुछ मत करो, यहां पे हमें दे रखा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव एक्स के अंदर। ये लो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर पॉजिटिव एक्स के अंदर। करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है पॉजिटिव वाई के अंदर, करंट जा रहा है ये ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है। तो दोनों के अंदर इसी डायरेक्शन के अंदर क्या रखो आप, सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड रखा, फिर ये फिंगर क्या देती है, करंट की डायरेक्शन बता दी, ये लो करंट। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब किधर आ रहा है, इनवर्ट अंदर की तरफ। और अगर थंब अंदर की तरफ है तो अंदर का मतलब क्या होता है, इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव जेड। यानी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, फोर्स की डायरेक्शन आने वाली है नेगेटिव जेड एक्सिस के अंदर। आया समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। बट ये ध्यान रखना लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए, और राइट का यूज किया जाता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोरेंट्ज फोर्स। देखो लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, क्या आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। कितना, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q B V sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो Q V क्रॉस B। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो लोरेंट्ज फोर्स क्या है कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर कंबाइंड इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नेटिक फील्ड का भी, कि एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। अब इस रीजन के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा होगा वही कौन सा फोर्स है, लोरेंट्ज फोर्स है। समझ में आया कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट जहां पे आ रहा है उस रीजन के अंदर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा, यानी जो टोटल फोर्स लगेगा वही क्या है, लोरेंट्ज फोर्स है। क्लियर है। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए रीजन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लोरेंट्ज फोर्स। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखो तो देखो आप इसको लोरेंट्ज फोर्स को FL से डिनोट कर लेते हैं। F का मतलब फोर्स, L का मतलब लोरेंट्ज, और वेक्टर फॉर्म में इसकी बात करते हैं। तो एक तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, इसको लिख लेते हैं FE, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, इसको लिख लेते हैं FB। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो भी टोटल फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वही किसके इक्वल होगा, लोरेंट्ज फोर्स के। क्लियर है। अब अगर आप देखो कि हमें पता है कि FE कितना होने वाला है, वी नो दैट FE क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स, और FE की वैल्यू होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई, यही होने वाला है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप FB की वैल्यू निकालोगे तो Q, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो V क्रॉस B। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, QE और ये हो जाएगा QBV sin थीटा। क्लियर है। क्रॉस को ओपन करोगे, ये FE और FB दोनों की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B। ये टोटल फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। Q दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे आपके पास लोरेंट्ज फोर्स हो जाएगा, Q मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। क्लियर है। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, FL बराबर Q E प्लस B V sin थीटा। बताओ क्लियर है। अब अगर आप इसके अंदर देखो फॉर्मूले के अंदर थीटा आ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप कैसे भी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो थीटा पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पार्टिकल को आप कैसे भी थ्रो कर दो फोर्स हमेशा कितना लगना है, QE लगना है। बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने पैरेलल थ्रो किया तो फोर्स 0 हो जाएगा, आप परपेंडिकुलर थ्रो करोगे तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, मतलब थीटा पे डिपेंड करता है। तो इसके केसेस की बात करते हैं, थीटा की वैल्यू अलग अलग रख के देखते हैं। बताओ क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां पे हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं।
देखो केस हमारे पास फर्स्ट है कि मैंने कहा कि मान लो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे थ्रो किया गया, पैरेलल, यानी इफ थीटा कितना है 0, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो यहां से आपके पास लोरेंट्ज फोर्स कितना हो जाएगा, और ये केस कौन सा बनने वाला है, ये बनने वाला है पैरेलल का, एफएल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ई प्लस बी वी साइन 0, और साइन 0 कितना होगा 0, तो यहां से लोरेंट्ज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई प्लस 0। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक की वजह से तो फोर्स लगेगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, तो लोरेंट्ज फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में। यही अगर मैंने सेकंड केस की बात करी कि थीटा की वैल्यू कितनी ले ली 180, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना 180, थीटा 180 का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल थ्रो किया गया है। कौन सा केस बनेगा ये, एंटी पैरेलल। अब देखो एंटी पैरेलल के केस में भी लोरेंट्ज फोर्स कितना आएगा, तो ये आएगा क्यू ई ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा बी वी साइन 180, साइन 180 भी कितना होता है 0, तो लोरेंट्ज फोर्स अभी भी किसके इक्वल आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आने वाला है, यानी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हो तो यहां पे क्या होगा, केस 3, इफ थीटा कितना है 90, 90 का मतलब ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल कैसा गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस केस के अंदर अगर आप देखोगे लोरेंट्ज फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू ई प्लस बी वी साइन 90। इसका मतलब है कि साइन 90 1 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने वाला है, फोर्स लगाने वाला है। तो एफएल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू ई प्लस बी वी, ये आपके पास क्या होगा लोरेंट्ज फोर्स। बताओ क्लियर है यहाँ तक। लोरेंट्ज फोर्स समझ में आ गया, एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट है और मैग्नेटिक का भी इफेक्ट है, और उस रीजन में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा क्यू ई, मैग्नेटिक भी लगाएगा क्यू बी वी साइन थीटा, और टोटल जो फोर्स होगा दोनों का सम होगा, वही क्या है लोरेंट्ज फोर्स। फिर हमने थीटा की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज करके देखिए, तो उसके अंदर एक थीटा 0 है, एक 180 है और थीटा 90 है, तो लोरेंट्ज फोर्स की वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो वेलोसिटी सेलेक्टर समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक कंडीशन है, और यहां पे ये कंडीशन मैं लिख देता हूं। कंडीशन क्या है ये नोट करके आप इस तरीके से इसको नोट कर लेना, ये स्टार बना लेना, इसी से आपका वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर आने वाला है। एक्चुअल में ये कंडीशन क्या है कि अगर देखो तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। लोरेंट्ज फोर्स के फॉर्मूले में तीन चीजें हैं कि अगर इफ E परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू V हो रहा है, तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा वो 0 हो जाएगा। क्या अगर कि लोरेंट्ज फोर्स विल बी 0 इफ E is electric field is perpendicular to magnetic field is perpendicular to the velocity। कि अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो लोरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आप वी नो दैट लोरेंट्ज फोर्स होता कितना है, लोरेंट्ज फोर्स एफएल होता है, वो होता है क्यू ई प्लस बी वी साइन थीटा होता है। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन 1 के अंदर ये कंडीशन लगा देंगे। ये कंडीशन क्या है कि अगर मैंने इफ E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V, देन लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा, एफएल विल बी 0। तो यहाँ पे एफएल की वैल्यू 0 रखेंगे, ये क्यू ई प्लस बी वी साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि B और V भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंगल कितना है 90, साइन 90 कितना आएगा 1। बताओ क्लियर है। यहां से अगर आप देखोगे 0/q करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा E प्लस बी वी, और 0 क्या होता है 0/q 0 होता है, E प्लस बी वी। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी की। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बी वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का E, तो वेलोसिटी कितना आएगा माइनस का E/b। यानी वेलोसिटी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा E/b। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा, वैल्यू का जो रेशियो होगा, वही क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और ये जब वेलोसिटी देगा, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यानी एक एक्स में होगा, दूसरा वाई में होगा, तीसरा किस में होगा, जेड के अंदर होने वाला है। आया समझ में कि ये चीज कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर है तो लोरेंट्ज फोर्स क्या है 0 है।
बताओ क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, वेलोसिटी सेलेक्टर की। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सा एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल से हम किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। कि सोर्स है चार्ज पार्टिकल का तो उससे अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज निकल रहे होंगे, उनमें से हम जो चाहे कोई भी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका वेलोसिटी सेलेक्टर है। और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लोरेंट्ज फोर्स के, जो हमने अभी निकाला कि E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V, तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कि बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल से हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे इस डिवाइस के थ्रू। लोरेंट्ज फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करेगा। समझते हैं कि ये काम कैसा करता है, डिवाइस बनता कैसे है। तो देखो इसके अंदर हम 3 चीजें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम किसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेंगे जेड एक्सिस के अंदर। तो वेलोसिटी कौन सी एक्सिस में होगी, एक्स एक्सिस के अंदर। यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स एक्सिस के अंदर। बट जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लोरेंट्ज फोर्स 0 होगा। तो जो वेलोसिटी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ए और बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से बना लिया। ये मेरे पास मान लो पॉजिटिव वाई के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ई, और वो किसके अंदर है, वाई एक्सिस के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जेड के अंदर कंसिडर करना है, तो मैंने कहा कि क्रॉस इनवर्ड क्या जा रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है। यहां पे सामने हम क्या लगा देंगे, एक स्क्रीन लगा देंगे। सामने हमने क्या रख दी, यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी। इस स्क्रीन के ऊपर हमें क्या होगा, जिसमें वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल मतलब सेलेक्ट करना होगा, फिल्टर करना होगा, वो इस स्क्रीन के ऊपर सामने आके टकरा जाएगा। अगर आप देखोगे ई परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है, तो ई और बी की जो वैल्यू का रेशियो आएगा वो वेलोसिटी भी क्या होगी, परपेंडिकुलर एक्स में जाएगी। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ या बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है। इस सोर्स से क्या हो रही है, एक बीम निकल रही है। अलग अलग देखो, अलग अलग वेलोसिटी के ऐसे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। अब मुझे चार्ज पार्टिकल चाहिए, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड वाला। कौन सा चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड वाला। और ये जो चार्ज पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड वाला जो है वो हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ई और बी की वैल्यू पे। कि मैंने ई की वैल्यू ले ली 10 और बी की वैल्यू ले ली 5, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। और वो 2 इन दोनों के क्या जाएगा, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, यानी सीधा स्ट्रेट जाएगा। इस तरीके से सीधा परपेंडिकुलर जाके इस पॉइंट पे टकरा जाएगा। समझ में आ, यानी यहां पे अगर आपको 2 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट करना है तो आप ई और बी की वैल्यू उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। अगर 5 मीटर पर सेकंड वाला करना है तो ई और बी की वैल्यू ई की 50 ले लो, बी की 10 ले लो, तो 5 आएगा। वो 5 जो होगा, 5 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल होगा, वो ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब एग्जैक्टली एक्स में जाएगा। बाकी सारे इधर उधर निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि ई, बी और वी तीनों परपेंडिकुलर है, और जो वेलोसिटी हमें सेलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। चेंज करके हम वेलोसिटी का या चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी का। आया समझ में, यह आपका वेलोसिटी फिल्टर। और कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, लोरेंट्ज फोर्स के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले हमने बात करी थी फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू बी वी साइन थीटा। अब हमें बात करनी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ले जाके रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर, वायर के ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है, और उस फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड का मतलब जेड एक्सिस के अंदर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या रखेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर रख देंगे। ये मैंने कहा कि ये करंट कैरिंग एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ मान लेंगे कितनी, L। इसका क्रॉस सेक्शन कितना मान लेंगे, एरिया मान लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। और इसकी एक्सिस के अंदर क्या जा रहा होगा, इसकी एक्सिस के अंदर इस तरीके से करंट फ्लो करने वाला है क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसके एक्सिस के अंदर इस तरीके से क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा I। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो एक्सिस होगा वो कितने एंगल पे, इस तरीके से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि यहाँ पे ये आपका एन केप है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट इधर जा रहा होगा तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर में होते क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही करंट इधर जा रहा होगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ हो जाएगी। इस वेलोसिटी से हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ड्रिफ्ट कर रहा होगा। बताओ क्लियर है। तो हमें करना क्या है, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है। सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं। करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू दी पेज या फिर इस बोर्ड के अंदर देखो अंदर की तरफ इनवर्ड, करंट इधर जा रहा है, थंब क्या आ रहा है ऊपर, ऊपर का मतलब यहाँ पे फोर्स क्या लगने वाला है पूरे कंडक्टर के ऊपर, अपवर्ड। अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालेंगे कैसे। एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव कर रहा है वीडी वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर चार्ज पे फोर्स निकल जाएगा कितना, क्यू बी वी साइन थीटा। यानी हर एक चार्ज पे हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता है, दूसरे पे भी सेम है, तीसरे पे भी सेम है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा। और कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ही तो कंडक्टर का फोर्स होगा क्योंकि उसमें होते क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक चार्ज पे सारे चार्ज का फोर्स निकाल लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स निकाल लेंगे और वही कंडक्टर का फोर्स होगा। तो हमें करना क्या है, हमें एक तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा और वही कंडक्टर का फोर्स होगा। तो देखो इसके अंदर मैंने लिखा है, लेट ए कंडक्टर कैरिंग करंट I, let it is lying in uniform magnetic field B, let Vd is the drift velocity of electron। सबसे पहले तो करते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर निकालने के लिए एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी, ये होती क्या है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी स्मॉल n क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कंडक्टर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, नंबर डेंसिटी हो जाएगी। और वो क्या होने वाला है, कैपिटल N बाई बी। कि मैंने मान लिया कि कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वॉल्यूम कितना है v। और आप इस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, NaL नंबर डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ। ये आपके पास क्या आने वाला है, इक्वेशन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्टर के अंदर। क्लियर है। अब करंट इधर जा रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी कितनी वेलोसिटी से, वीडी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है। तो उसके ऊपर क्या लगेगा कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो यहां पे देखो वन इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी वी साइन थीटा। तो क्यू तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और इलेक्ट्रॉन मूव कितनी वेलोसिटी से कर रहा है वीडी, और एंगल कितना है साइन थीटा।
ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आया, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा, और वही क्या है, कंडक्टर का फोर्स है। तो आप यहां से लिख सकते हो कंडक्टर इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो यहां से आपके पास कंडक्टर का टोटल फोर्स F कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने, कैपिटल N, और फोर्स कितना लग रहा था, वो लग रहा था EBVD साइन थीटा, यही लग रहा था। और कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर कितनी है, स्मॉल n a n। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, और ये EBVD साइन थीटा। बताओ क्लियर है? आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, n स्मॉल n E A एरिया VD और ये BL साइन थीटा लिख सकते हो। ये आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर 2, और इसकी वैल्यू हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट देते हैं, करंट जा रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, उस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, और उनकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट और करंट के बीच में हमने क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था। तो यहां पे आप लिख सकते हो, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, तो वो होगा I इक्वल्स टू NEAVD। इक्वेशन नंबर 3 को कहां पुट कर देंगे, 2 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, और 3 को जैसे ही 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास F इक्वल्स टू आ जाएगा। देखो इसकी जगह तो लिख देंगे I, तो ये I, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये साइन थीटा, IBL साइन थीटा। चार्ज पे लगता था QBV साइन थीटा, कंडक्टर पे लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना लगेगा, IBL साइन थीटा। I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और साइन थीटा, थीटा है उसकी एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। आया समझ में? ये फोर्स लगने वाला। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला IBL साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आना है। साइन थीटा किस किस के बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, एक्सिस की लेंथ के बीच में। तो यहां पे अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा I, और आने वाला L क्रॉस B। वहां पे भी क्या आता था, V क्रॉस B आता था, ऐसे यहाँ पे क्या आने वाला, L पहले आएगा, क्रॉस B आने वाला है। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आने वाला है, फोर्स की वैल्यू आने वाली है। बताओ क्लियर है? समझ में आया इसे कि हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ही कंडक्टर का फोर्स है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से। इसके स्पेशल केस करते हैं कि अगर आप देखोगे थीटा की वैल्यू आप 0 लोगे तो साइन 0 0 होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, थीटा 90 पे क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले केस 1, इफ थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, यानी एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो यहां पे थीटा 0 होगा तो फोर्स कितना लगेगा, IBL साइन 0। साइन 0 कितना होगा, 0, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास 0। यही अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो फोर्स कितना आएगा, IBL साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो फोर्स आपके पास आ जाएगा IBL। ये क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि हमें पता है किसी कंडक्टर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा भी था कि जब किसी भी वायर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है। खुद के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कभी भी फोर्स नहीं लगता कंडक्टर पे, जो खुद के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके अंदर फोर्स नहीं लगेगा। किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उसके अंदर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी फोर्स नहीं लगता। यहां तक बताओ क्लियर है? यहां तक अगर आपको यहां तक पढ़ाए हुए में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा वहां पे। ओके, थैंक यू।